हाँ, तुम्हारी बात हो रही थी जानवी, तुमने आज गुड इवनिंग विश नहीं किया था ना इसलिए। चलो, ये वैसे टेट्राहेड्रल का बना हुआ है, एक बार मैं फिर से सारा बता देती हूँ। देखो, मैंने ना आपको स्टार्ट किया था बच्चे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बता रही थी मैं आपको, है ना। तो मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल की बताई थी, और ऑक्टाहेड्रल में मैंने ये बताया था, ये देखो मैंने आज ना थोड़ा डायग्राम बना रखा है, मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है गूगल से, ताकि आपको ना इसको देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि लिगेंड एक्चुअल में अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे, जो ये 3 ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वहां पे जो लिगेंड है ना वो तो 90 डिग्री से ही आते हैं, लेकिन जो डी ऑर्बिटल है ना वो एक्सिस के बीच में है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लिगेंड जो है ना डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं डी ऑर्बिटल को। तो अगर डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते तो बच्चे रिपल्शन नहीं होती है, इसकी वजह से हम उसको T2G को नीचे दिखाते हैं इस तरह से, इस तरह से दिखाते हैं T2G को। लेकिन जो अपने ये dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, और लिगेंड भी क्योंकि एक्सिस से ही आ रहे हैं। तो इनमें क्या होता है, जो मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और जो भैया लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या होता था, रिपल्शन ज्यादा होता था, और रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो हम Eg को ना ऊपर दिखाते थे इस तरह से। ठीक है जी, तो ये था रीजन। टेट्राहेड्रल में मैंने तुम्हें क्या बताया था, टेट्राहेड्रल में मैंने ये बताया था, जैसे ये देखो ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं टेट्राहेड्रल वे में, देखो, और सबके बीच में एंगल है, ध्यान देना 109 का। जबकि लिगेंड कहाँ से आते हैं बच्चे, लिगेंड आते हैं बच्चे 90 डिग्री से, और यहाँ का एंगल है 109 डिग्री का। इसका मतलब लिगेंड कहीं बीचों बीच से आएगा, 90 डिग्री से तो नहीं। 109 डिग्री का एंगल है, मतलब लिगेंड अब बीचों बीच से आ रहा है, क्योंकि अब जो dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर थे वो 90 पे थे, लेकिन भैया एंगल तो 109 का है। तो अब कहीं बीचों बीच से लिगेंड जो है डायरेक्टली अप्रोच करेगा, और आपको पता है बीचों बीच कौन से वाले, हाँ हाँ अभी रिवाइज करवा रही हूँ, और बीचों बीच कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल है, ये वाले dxy dxz और dyz। तो टेट्राहेड्रल के केस में इनकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और जो ये dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और मैंने कहा था क्योंकि टेट्राहेड्रल में बच्चे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो हम उसमें जी नहीं लगाते हैं, यही बताया था। और क्या बताया था बच्चे, और मैंने ये बोला था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो दोनों का एनर्जी डिफरेंस है, जो स्प्लिटिंग आपने करवाई है T2G Eg के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हमने बोला था डेल्टा ओ, विच इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और जो डॉटेड लाइन से दिखाया है वो आपका बैरी सेंटर है ना। बैरी सेंटर से T2G का डिस्टेंस कितना था, -0.4 डेलो, और Eg का डिस्टेंस कितना था बच्चे, 0.6 डेलो। पहली चीज है ना, अगर दोनों का आप सम करोगे तो वो डेल ओ के बराबर आएगा, है ना। माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि T2G की एनर्जी कम है। ठीक है, और क्या बताया था, फिर मैंने आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें जो जो कहा था वो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बताया था एक, और फिर मैंने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है ये बताया था। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे, आपके पास D1 हो, अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन D1 है, मतलब डी ऑर्बिटल में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, या 2 है, या 3 है, या 8 है, या 9 है, या 10 है, तो उसमें क्या होता है, डिपेंड नहीं करता कि आपके मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। हर केस में, इन 6 के हर केस में नहीं, इन 6 के 6 केस में इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा, चाहे आपका लिगेंड फिर स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, जब आप D4 D5 D6 और D7 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, उसमें रोल प्ले करते हैं आपके लिगेंड, मतलब उसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है बच्चे वो मैटर करती है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होती है, और डेल्टा ओ मैंने कहा था लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है। डेल्टा ओ कम का मतलब क्या है बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, और ध्यान से सुनो, स्प्लिटिंग कम है तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, तभी गया हुआ है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है भैया, आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए। जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो भैया क्यों करेंगे फिर वो पेयर, नहीं करेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में केस में क्या बच्चे, स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो भैया वो पेयरिंग नहीं करेगा, और वैसे भी पेयरिंग करने के लिए भी इसको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग करवाने के लिए, तो ये पेयरिंग करवा देगा।
मैंने उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी, मैंने ये बोल दिया पेयरिंग नहीं करवाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्योंकि एनर्जी डिफरेंस T2G और EG के बीच में बहुत ज्यादा होता है, तो वो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन EG में नहीं जाएगा, उसकी बजाय वो क्या करेगा, पेयर कर लेगा खुद को। और ध्यान रखना बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इट मींस आपको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवाने के लिए, इसलिए वो पेयर करवा रहा है। ठीक है जी। और मैंने आपको कहा था, ये जब मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी, मैंने कहा था जो Z वाला फैक्टर है बच्चे, कोई बात ही नहीं बीता, मैंने आपको कहा था जो Z वाला फैक्टर है वो कहाँ पे आप लगाओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लगाओगे। Z क्या है बच्चे, कितने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई, किसने कराई, आपने करवाई। बहुत डिफरेंस है, एक तो खुद हो रहा है पेयर वो, या आप करवा रहे हो। तो जो आप करवा रहे हो ना, आपको बोल देना है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे आओ, अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो बच्चे पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होंगे, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही आएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो बेचारा मजबूर है, उसको नीचे ही आना पड़ेगा लोअर एनर्जी में। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले रहे हो तो बच्चे वो नीचे T2G में ही सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन तो मजबूर है, वो अपने आप पेयर हो रहा है, आप नहीं करवा रहे। लेकिन हाँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे के जो है, थोड़ी सी एनर्जी देके इसको पेयर करवा रहे हो, तो जो Z वाला फैक्टर है यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जो आप खुद एनर्जी देके पेयर करवा रहे हो Z का वो नंबर आएगा। तो कितने आपने पेयर करवाए बच्चे, 2 करवाए हैं खुद से, तो 2 पेयरिंग आएगा। प्लीज 3 मत लिख देना, काटा लग जाएगा। फिर बोल रही हूँ, ये वाला CBSE में नहीं आता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव में आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन होती है ना, तो आप एक काम कर लेना, वीक फील्ड लिगेंड का बना लेना और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बना लेना। तो देख लेना वीक फील्ड लिगेंड में जो पेयरिंग हुई है ना, उससे एक्स्ट्रा कितनी हुई है स्ट्रॉन्ग में। जैसे इसमें एक तो हो रखी है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा कितनी करवाई है आपने स्ट्रॉन्ग में, 2, तो उसी को ही वहां पे इंक्लूड करना है, बस खत्म कहानी। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना बच्चे, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, हाँ मिश्बा, 2 होते हैं। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, ध्यान रखना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लो स्पिन होते हैं। तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि D5 का हाई स्पिन में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या कोई आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर वहां पे आपको निकालना पड़ेगा कि उस मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर वहां पे चेक करना पड़ेगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपसे वो मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बताई थी, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.9, 2 है तो 2.9, 3 है तो 3.9, 4 है, 5 है तो 5.9। ठीक है, अच्छा पूजा, यू आर न्यू बच्चे, एक्चुअली बच्चे कोऑर्डिनेशन वाला ना चैप्टर चल रहा है, वैसे ना लगभग हो चुका है हमारा कोऑर्डिनेशन, आज लास्ट टॉपिक चल रहा है और एक छोटा सा कल रह जाएगा। तो आप एक काम करना बेटा, अपना ना ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे मैंने वहां पे आपको YouTube की वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे ना रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हो इसका, कोऑर्डिनेशन का, है ना। तो आपको थोड़ी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई एम 100% श्योर इसमें कुछ चीजें ऊपर से जा रही होंगी। अगर आपने स्कूल में भी अभी तक ये वाला चैप्टर नहीं करा है तो आप एक काम करना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले देख लेना। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बता रही थी मैं, हाँ, अगर आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो बता दोगे। कोई आपसे पूछे D5 के हाई स्पिन में कितना होगा, तो 5 होंगे। D5 के लो स्पिन में पूछे तो भैया कितने होंगे, 2। और इनके आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी बता सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताई थी वैसे याद कर सकते हो, वरना अगर किसी को वो ट्रिक याद नहीं रहती तो आपको फॉर्मूला पता है, μ = n × n+2। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है जी, ओके। टेट्राहेड्रल में ये था हमारा, क्या था, E और T2 था, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा T था। और हाँ, मैंने तुम्हें ये बताया था बेटा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 6 लिगेंड थे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो तुम्हारा आंसर होगा बच्चे ऑक्टाहेड्रल में, क्योंकि इसमें 6 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी और टेट्राहेड्रल में 4 की वजह से। अगर 4 की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है तो बच्चे एनर्जी डिफरेंस भी कम होगा, और अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो हमेशा ध्यान से सुनना,
ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है डेल्टा टी ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा क्या बनाएंगे बच्चे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कभी भी टेट्राहेड्रल में लो स्पिन के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, हमेशा हाई स्पिन के नाम से ही मिलेगा। और स्प्लिटिंग कितनी कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, ये आपको ध्यान रखना है 4/9। अगर किसी ने असाइनमेंट का क्वेश्चन किया होगा तो पहला क्वेश्चन यही था उसका कि डेल्टा टी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है बच्चे वो कितनी होती है, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट के बराबर होती है। तो आप प्लीज ये ध्यान रखें, ठीक है जी। हाँ जी, कर लोगे? कोई डाउट है अभी पूछो, फिर मैं कलर वाला करवाऊंगा आपको, क्योंकि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यही क्वेश्चन था, यही था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कई बार। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन क्या होता है, आपको दे तो रखा होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दे रखा होता है, सपोज ये वाला है, एक सेकेंड, ये है आपका, मान लो ये है आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, लेकिन वो आपसे पूछते हैं कि डेल्टा ओ के टर्म्स में आंसर निकाल दो। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको पहले सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, आंसर आएगा जब आप CFSC निकालोगे, फिर उस डेल्टा टी को आप 4/9 डेलो पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहले तो कोबाल्ट 3+ करके D6 की कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना, है ना। तो D6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर देना ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसकी CFSC निकाल लो, क्या हो जाएगी मैं बता देती हूँ आपको, 3 इंटू -0.6 प्लस 3 इंटू 0.4 कितनी आ जाएगी, कौन बताएगा? अरे बोल दो कितनी आ जाएगी, -0.6 डेल्टी, यही आएगी क्या? अगर मैं इसकी निकालू तो CFSC इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में, बताओ। अरे बोल दो, कुछ और निकलवा दिया क्या मैंने? यस मैम, यही आई है। अगर एग्जामिनर पूछे भैया डेल्टा ओ की टर्म्स में निकालो, तो आप क्या करेंगे बच्चे, डेल टी को क्या पुट कर देंगे, 4/9 डेल नोट पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा फिर डेल ओ की टर्म्स में, ठीक है। Okay. चलो आगे चले, आई थिंक चलना चाहिए आगे। यस मैम। ओके, कलर देखो, कलर का क्या सीन है ना बच्चे, कलर में ना ऐसा है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो, एक लाइन लिखो, different complexes exhibit different colors when either the metal line is different or ligand attached to it different। अगर मेटल आयन भी भैया लगा हुआ डिफरेंट है तो भी कलर में चेंज आएगा कॉम्प्लेक्स के, और अगर लिगेंड अलग लगा हुआ है बच्चे कॉम्प्लेक्स में तो फिर भी कलर चेंज होगा, लिगेंड अटैच टू इट आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के अलावा, एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा। CO, इस बार मैं क्या ले रही हूँ इस एग्जाम्पल में बच्चे, मैं मेटल सेम ले रही हूँ लेकिन लिगेंड अलग ले रही हूँ, लिगेंड अलग ले रही हूँ, ध्यान से देखना। ओके, देखो ध्यान से सुनना, देखो कलर आप किस बेसिस पे बताते हो, आप विबग्योर पढ़ते हो, सारे के सारे पढ़ते हो ना। तो मैं एक काम करती हूँ, एक ना आपको यहाँ पे चार्ट बनवाती हूँ, कहाँ पे बनवाऊँ, जगह ही नहीं है, यहाँ बनवा देती हूँ, एक मिनट, तुम भी बनाना, ये ना याद करने का ना तरीका है, एक बार बनाओ सारे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, बहुत, जब तुम प्रीवियस ईयर देखोगे ना खुद देखोगे मैम भर भर के क्वेश्चन आए हुए। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, विबग्योर लिखते हो ना तो यहाँ पे ना इंडिगो नहीं लिखना,
सिर्फ बाकी सारे कलर लिखने हैं। एक मिनट पहले मेरे को बना दो, गड़बड़ हो गया है। हाँ अब ठीक है। सर्कुलर व्हील है ये। हाँ पहले मैं बना लेती हूँ क्योंकि फिर मेरे से गलत होगा ना तो फिर काटा मार दोगे। देखो बच्चे, आपको कैसे ध्यान रखना है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वोयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, येलो होगा। ध्यान से सुनते जाओ। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स मान लो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कलर कैसा होगा बच्चे, ग्रीन। तो ध्यान रखना, मैं अलग कलर में लिख देती हूँ। वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलो, ब्लू का होगा ऑरेंज, और रेड का होगा ग्रीन। ये अगर तुमको याद आ गया ना सारे क्वेश्चन कर डालोगे। रेड का होगा ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। एब्जॉर्ब कलर उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब दिखेगा ऐसा, ठीक है। तुम्हें पता है बच्चे एनर्जी क्या होता है, hc/λ होता है, पता है तुम्हें ये चीज? एनर्जी क्या होती है, hc/λ। तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे, वेवलेंथ के। ये तुमने कहाँ पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, आई थिंक पढ़ा था ना। यस मैम। अच्छा, तुम्हें पता है बच्चे अगर मैं यहाँ पे विबग्योर लिखूं, अगर इंडिगो को छोड़ दूं, तुम्हें पता है जब आप राइट हैंड साइड जाते हो, क्या बोल रहे हो एक बार, एक सेकंड मैं देखती हूँ। मैम जी इसमें कलर का क्या काम है, अभी बताती हूँ, अभी बेटा क्या काम है अभी बताती हूँ, पहले सुन लो। ये देखो, आपको पता है जब आप राइट हैंड साइड जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तो एनर्जी कम हो जाएगी। लिख सकती हूँ ये, बोलो। यस मैम। यानी कि अगर मान लो किसी ने बोला है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी उसकी कम होगी। ऐसी ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये वाली 3-4 बातें याद रखना, एक फॉर्मूला कि एनर्जी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। और अगर कलर एब्जॉर्ब वॉयलेट कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री उसका येलो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कलर एब्जॉर्ब, और ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। हाँ बच्चे याद रखना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और जो मैं आपको ये डेल्टा ओ बोलती हूँ ना, ये बेसिकली है क्या, जो डेल्टा ओ है वो क्या था बेटा, याद करो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते थे, या उसको बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली वो क्या थी, एनर्जी ही थी ना। तो ध्यान रखना, जो वो डेल्टा ओ थी ना उसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में होती है। तो समझ जाना, अगर कहीं डेल्टा ओ में आ जाए, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, जो कि कम पूछते हैं, तो कहीं पे डेल्टा ओ दे रखो तो समझ जाना वो एनर्जी है, समझ जाना वो एनर्जी है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्चुअली एक बार आया हुआ है पेपर में, आपको डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी थी, आपको कुछ फाइंड आउट करना था, तो आपको क्या माना था कि जो डेल्टा ओ थी ना वो एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। एच क्या है बेटा यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, लिख लो अपनी नोटबुक में, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स रहेगा। और लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपको दे देंगे पेपर में, ठीक है। तो ये 4 बातें याद रखना। अब मैं आ रही हूँ अपने उसी एग्जाम्पल पे। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, मैंने कहा था कि जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, मेटल क्या कौन सा अटैच है लिगेंड के साथ, या लिगेंड कौन सा अटैच है मेटल के साथ। तो आप इन तीनों केसेस में देख पा रहे हैं बच्चे कि लिगेंड सब में अलग है, मेटल अलग अलग, सॉरी मेटल सेम है, लिगेंड डिफरेंट है। यानी कि जो कलर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कलर डिपेंड कर रहा है, इस वाले केस में कलर डिपेंड्स ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चे मुझे ना इसका एनर्जी का ऑर्डर लगा दो, एनर्जी का ऑर्डर लगा दो, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको बोल दूं 2, और इसको बोल दूं बच्चे 3, तो मुझे कौन बताएगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, कौन बताएगा, सोच के। हाँ बोलो बेटा। 3rd। हाँ देखो, एनर्जी क्या, डेल्टा ओ ही,
है ना, एनर्जी क्या है, डेल्टा ओ ही समझ लो। तो क्योंकि तुम्हें पता है बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, यानी कि थर्ड वाली। फिर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है सेकंड, और फिर हमारा फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा, लैम्डा का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि थर्ड सबसे कम, फिर सेकंड सबसे ज्यादा फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली चीज, बोलो। यस मैम। तब भी आपके पास लैम्डा वेवलेंथ जैसा क्वेश्चन आ जाएगा और लिगेंड अगर अलग होगा तो आप क्या चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, उसकी पहले एनर्जी का ऑर्डर लिख लेना, वो लिखना इजी रहता है। ठीक है फिर उसके बाद उसका अपोजिट वाइस वर्सा कर देना अपना वेवलेंथ का, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल में क्या, ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है, आपके उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो ये क्या बोल रहा है, ये ध्यान से देखना। देखो जो आपका ये वाला है ना, वाटर वाला कॉम्प्लेक्स है, वो ना ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज कलर पे आओ, देखो यहाँ पे है ऑरेंज कलर, और ये अमोनिया वाला ब्लू कर रहा है एब्जॉर्ब, ये देखो ब्लू यहाँ पे है, और साइनाइड वाला वॉयलेट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इनको वेवलेंथ के ऑर्डर पे लगाऊं बच्चे, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है बच्चे, ऑरेंज की, यानी कि इसकी याद है, फिर किसकी है ब्लू वाले की, फिर किसकी है सबसे कम, इसकी है। समझ रहे हो इस चीज का मतलब, समझ रहे हो, बोलो बोलो। यस मैम। यही मतलब है, अगर वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, और हमने यही ऑर्डर लगाया है, देख पा रहे हो। यस मैम। तो एनर्जी का ऑर्डर आप किस बेसिस पे लगा रहे हो, जो कि उस कॉम्प्लेक्स ने कलर एब्जॉर्ब किया है, ना कि जो कलर ट्रांसमिट किया है। समझे क्या बोल गई, आप ऑर्डर किस बेसिस पे लगा रहे हो, जो कलर उस कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब करा है। तो बच्चे ना कंफ्यूज इसमें ही हो जाते हैं कि मैम कौन से वाला देखना है हमें, कलर एब्जॉर्ब या कलर ट्रांसमिटेड, क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बोलेंगे कि भैया ऑरेंज कलर इसने एब्जॉर्ब किया है, कलर ट्रांसमिट किया, इसका ऑर्डर लगा दो। तो तुम्हें क्या देखना है, जो कलर कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब किया है उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। समझ गए, अगर ऑरेंज चेक किया है, देखो कहाँ आता है वो, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है कम है, ब्लू की ज्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर लगाओगे। बताओ समझ गए क्या बोल रही थी। अरे सुन रहा है कोई? ये कौन है बच्चे, हाँ ये किसने बोला अभी, कौन था ये कौन है, ये आरती मानू के नाम से। बिहेव बच्चे, ऐसे नहीं बोलते होते क्लास के बीच में, ठीक है, ऐसे नहीं बात करनी है। चलो ओके, चलो इतना समझ में आया ना। उसके Yes, बाद मैम। मुझे एक चीज ना नोट करवानी है मुझे, मैं ना एक काम करती हूँ, कलर वो कर लेती हूँ, पेज ले लेती हूँ, यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे, लिखो नोट करके लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, और जो चीज एनसीईआरटी में है वो हम छोड़ नहीं सकते। लिखो बेटा, क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, crystal field splitting does not occur, and hence the substance is colorless. substance is, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, substance is colorless. एग्जाम्पल, टिटेनियम का कॉम्प्लेक्स है बच्चे, जब आप इसको हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, हीट करने से पानी निकलेगा ना, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। यस मैम। तो प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा, कलरलेस होगा, प्रोडक्ट इज कलरलेस। एक और एग्जांपल लिखो, CuSO4 dot 5 water molecule is blue but ओके बाय। अरे ये कौन है भाई, मैम रिमूव कर दो। हाँ एक सेकंड, पहले ये लिख लो बच्चे। हाँ ओके,
मैम रिमूव कर दो। एक सेकेंड। ओके, ये हर क्लास में आता है क्या? नो मैम। अच्छा अच्छा, मजे लेने के लिए आया होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। हाँ, क्या लिखा अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, कलर किस वजह से मिलता है आपको बच्चे? हाँ, मैं अभी बच्चे आशुतोष, अभी मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिखवाया लिखवाया। देखो बच्चे, कलर ना किस वजह से मिलता है, देखो मान लो टिटेनियम 3+ है तुम्हारे पास, टिटेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है D1। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं लेवल बना के T2G और EG, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जैसे ही बच्चे ये जो भी रीजन में एनर्जी, जिस भी वेवलेंथ में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या होगा, तुम्हें पता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, बताओ? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइट स्टेट में। और जैसे ही वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो क्या करता है, वो विजिबल रीजन में कलर शो करता है, Yes, ma'am. Energy है ना? emit कर एनर्जी एमिट करता है विजिबल रीजन में, और आपको कलर दिखता है। तो कलर इस वजह से ही दिख रहा है। यानी कि बच्चे ध्यान से सुनो, जब तक स्प्लिटिंग नहीं होगी तब तक कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं होगी तो भैया ऊपर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, और ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा तो विजिबल रीजन में आपको कलर नहीं दिखाई देगा। तो इट मीन्स अगर लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग कभी हो रही है, क्योंकि स्प्लिटिंग कब होती है बच्चे, जब आपके पास मेटल के साथ लिगेंड अटैच होता है। बच्चे मैंने तो पहले ही बोला था, समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं, तो आप एक काम करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि चैप्टर के हम एंड पे पहुंच चुके हैं ना, और मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर समझने वाला, रेगुलर रहोगे तो ही समझ में आएगा। हाँ, तो अगर एक बात बताओ बच्चे, मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टिटेनियम जो है वाटर का कॉम्प्लेक्स है, जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, प्रोडक्ट कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी, और अगर स्प्लिटिंग होगी तभी कलर आएगा। जब लिगेंड ही नहीं होगा तो भैया कलर काहे का आएगा? तो जब आप इसको गर्म कर दोगे, पानी का मॉलिक्यूल गायब, और अगर पानी का मॉलिक्यूल गायब तो भैया प्रोडक्ट कलरलेस होगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के केस में भी, जब तक वाटर का मॉलिक्यूल है तब तक तो वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट का होता है, क्योंकि उस टाइम पे लिगेंड नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। याद रखोगे ये पॉइंट? Yes, ma'am. चलो आगे करते हैं हम। चलो यहाँ देखो, ये भी एनसीईआरटी का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक डेटा है जिसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको ये तो पता चल गया ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही आपका जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, और कलर जो है, सॉरी वेवलेंथ उसकी कम आएगी। ये तो समझ रहे ना तुम? तो बच्चे अगर मान लो मुझे इसका प्रोडक्ट लिखना है, निकल का कॉम्प्लेक्स है, और आपने ईएन डाला, ईएन क्या होता है बच्चे? इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन कैसा लिगेंड है बच्चे? ये बाइडेंटेट। कैसा लिगेंड है बेटू? बाइडेंटेट। तो अगर मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना हो, बताओ, एक इथाइलिन डाइअमीन का मॉलिक्यूल कितने वाटर को रिप्लेस करेगा, बताओ? 2. वेरी गुड, क्योंकि ये कितना है, इथाइलिन डाइअमीन 2, एक लिगेंड के मॉलिक्यूल में मैं बना देती हूँ, ये देखो इस तरह से 2 डोनर एटम है ना देने वाले, जबकि वाटर में सिर्फ ऑक्सीजन है, तो यानी कि एक डाइथाइलिन का मॉलिक्यूल जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ H2O4En? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट आओ, फिर मैं क्या कर रही हूँ, NiH2O4En2+, एक और En ले लू तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे बच्चे, बताओ? 2 और निकल जाएंगे, Yes, ma'am. और En आ जाएंगे 2। उसके बाद देखो, अब कितना मॉलिक्यूल, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो En कितना हो जाएगा बच्चे? मैम 3 आना चाहिए ना? हाँ 3 आएगा बेटा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं, यहाँ पे कितने निकले हैं बच्चे? 2.
और यहाँ पे भी कितने हुए 2 और यहाँ पे भी कितने हुए 2। ठीक है, ये बच्चे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करें लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा कलर में। ये क्या दिखाने की कोशिश करें बच्चे, लिगेंड का कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर तुम ये वाला कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, अगर उसकी रिएक्शन ईएन के साथ करा रहे हो, मैं यहाँ पे ब्रेक वगैरह नहीं करा रही, ईएन अगर मान लो अगर आपको लिगेंड ईएन के साथ रिप्लेस करना है तो एक ईएन बच्चे 2 नाइट्रोजन से देता है, तो एक ईएन का मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भगाएगा पूजा, आशुतोष 2 वाटर मॉलिक्यूल को, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लेते हो और इसमें ईएन का एडिशन करा दी, सिंपल रिएक्शन है जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन ही करते हैं क्या, बिल्कुल वैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल और चले जाएंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हाँ इस तरह से मिशबा समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक लिगेंड ने दूसरे लिगेंड को रिप्लेस किया, जस्ट एक रिएक्शन है जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ बच्चे कि जब आपने लिगेंड के साथ रिप्लेस किया तो इसके कलर में क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये ना डेटा एक्सपेरिमेंटली डेटा से पता चला कि जो ये निकल इसका ना हेक्सा एक्वा निकल आपका कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर होता है ग्रीन, लिख सकते हो, और इसका कलर होता है पेल ब्लू। पेल ब्लू, इसका कलर होता है पर्पल, पर्पल ब्लू होता है। ठीक है, और इसका होता है वॉयलेट। ठीक है, तो बच्चे ये आप ना किस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं बच्चे लास्ट में 3 आएंगे ना, 2 ये रहे, एक ईएन ने और रिप्लेस कर दिया ना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 3 आएगा, हाँ 3 आएंगे ना कि 4। ठीक है, तो आप बच्चे इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है। आपको पता है बच्चे हर केस में क्या हो रहा है, ईएन जो लिगेंड है वो बढ़ रहा है, मतलब पहले में 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। बेसिकली इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बाइडेंटेट, क्योंकि आपको पता है ईएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वाटर के कंपैरिजन में, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो थर्ड वाले की होगी, फिर सेकंड वाले की होगी और फिर फर्स्ट वाले की होगी। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको रिएक्शन लिख के दे देगा, फिर आपको ऑर्डर लगाना है, आपको सिर्फ ये देखना है ईएन जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि ईएन इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर, तो जितने इथाइलिन डायमीन के लिगेंड होंगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। तो आप इस अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में है, पूरी टेबल बना रखी है, तो एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। इसके अलावा बच्चे और क्या करना है, हाँ इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई आज तुम्हारी, फैक्टर अफेक्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है। ओके, देखो अब हमने क्या देख लिया, सारी चीजें देख ली, स्प्लिटिंग देख ली, सीएफएससी कैसे निकलता है, कलर का क्या इफेक्ट होता है, सारा कुछ देख लिया। अभी हम ये देखेंगे बच्चे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेल्टा ओ को, यानी कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है सीएफएससी है, उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो बच्चे आपके पास है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल है ये, तुम भी क्या करोगे, पूरी थ्योरी नहीं लिखोगे, सिर्फ एग्जाम्पल लिखोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब भी तुम इसको रिवाइज करोगे ना, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चे इसमें क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ना मेटल आयन पे जितनी ज्यादा होगी, सोचो ध्यान से, एक है 3+ और एक है 2+। तुम खुद बताओ, जिसपे चार्ज ज्यादा है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उस केस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि लिगेंड फटाफट आएगा मेटल के डी ऑर्बिटल के पास। बोलो हाँ या ना। यस मैम। सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो भैया लिगेंड फटाक से आएगा मेटल के डी ऑर्बिटल के पास। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो बच्चे डेल्टा ओ भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो डेल्टा ओ की वैल्यू बच्चे इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो आप ये देख लेना, अगर आपके पास 2 क्वेश्चन, मतलब आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं और आपसे पूछ रखा है कि डेल्टा ओ के
वैल्यू क्या होगी, मतलब डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। वैसे तो आप CFSC निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन इतना वहां पे मान लो टाइम नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे बच्चे, डायरेक्ट देखोगे चार्ज क्या है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेल्टा ओ। समझे इस चीज को, बोलो। यस मैम। सेकंड जो फैक्टर है, अरे बाकी भी बोल दो बेटा, हाँ चलो ठीक है। फिर है उसके बाद नेचर ऑफ मेटल आयन। अब क्या मेटल आयन के नेचर पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल हाँ करता है। तो मैं यहाँ पे बच्चे एक एग्जांपल लिख रही हूँ, कोबाल्ट NH3 6 2+, रोडियम, रोडियम पता है ना, कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम, नहीं पता तो अभी ध्यान रखो, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, लिगेंड तो सेम है लेकिन मेटल अलग है। तो अब आप कैसे बताओगे कि डेल्टा ओ की वैल्यू जो है किस केस में ज्यादा होगी। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये आपके पास 3D सीरीज का है, कोबाल्ट आपके 3D सीरीज का है, रोडियम आपके 4D सीरीज का है, इरिडियम जो है आपके 5D सीरीज का है। ध्यान से सुनना बच्चे, 3D 4D 5D, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, जो आपकी डी ऑर्बिटल है वो ज्यादा जो होता है एक्सपेंड होती है। मतलब अगर मान लो डी ऑर्बिटल इतनी जो है एक्सपेंड है, तो 4D जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा डिफ्यूज है, और 5D इसके कंपैरिजन में ज्यादा डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब ज्यादा एक्सपेंड है एनवायरमेंट में। तो एक बात बताओ, जब लिगेंड आएगा तो सबसे पहले वो किसके पास अप्रोच करेगा, 5D के पास, 4D के पास या 3D के पास, बताओ, क्योंकि ज्यादा डिफ्यूज है। अगर भैया लिगेंड आया तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे सबसे कम है, तो सबसे पहले वो किस पे आएगा भैया, 5D ऑर्बिटल पे आएगा। और सबसे पहले वो आ गया तो इट मींस उस केस में रिपल्सन ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मेटल जो है वो अलग अलग है तो आप चेक कर लेना कि वो कौन सी सीरीज का है। डाउन द ग्रुप जैसे आप जाओगे तो लिगेंड जो है उस केस में जल्दी अप्रोच करेगा, और अगर जल्दी अप्रोच करेगा तो रिपल्शन भी होगी, रिपल्शन की वजह से एनर्जी ज्यादा होगी और डेल्टा ओ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इरिडियम के केस में ज्यादा होगी, फिर रोडियम के केस में और कोबाल्ट के केस में। अगर तुम एक लैंग्वेज में लिखना चाहते हो जो मैंने बोला तो लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ, लिखो, लिखना चाहोगे क्या? हाँ बोल दो मैम। चलो लिखो एक बार। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको वर्बली बता रही हूँ। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वी मूव, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वी मूव from 3D to 4D to 5D elements, in D block elements as we move from 3D to 4D to 5D elements, the delta O increases, delta O increases, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो लिगेंड, ओ सॉरी, बिकॉज, लिखो बच्चे, बिकॉज 5D is more diffused than 4D, because 5D is more diffused than 4D, so ligand can easily approach, so ligand can easily approach towards the 5D orbital, 5D orbital, hence comma, the tendency to form low spin complexes increases। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना इसको। द टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस, क्योंकि तुम्हें पता है अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब तुम ये देखते हो 3D 4D 5D सीरीज में, तो डिपेंड नहीं करता उसके साथ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हुआ है या वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, वो हमेशा जो नीचे वाले एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, लो स्पिन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। ये तो मैंने एक केस बताया आपको, रोडियम, ध्यान से सुनना, जो इरिडियम वाले कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो वाले हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होते हैं बच्चे,
ज्यादा डिफ्यूज होती है ऑर्बिटल और लो स्पिन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बच्चे मैंने ये बोला है जैसे आप 3D से 4D जाओगे, 4D से 5D पे जाओगे तो 5D ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से लिगेंड क्या होता है, इजिली अप्रोच कर पाएगा और आपकी जो लो स्पिन बनने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक बात बताओ, जब लिगेंड 5D पे जल्दी अप्रोच करेगा तो क्या होगा, डेल्टा ओ बढ़ जाएगा। और अगर डेल्टा ओ बढ़ जाएगा, और मैंने तुम्हें बताया था अगर डेल्टा ओ ज्यादा होता है तो उस केस में कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हेंस द टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऐसी मान लो अगर मैं एक और केस लूं, मान लो अगर मैं नाम लूं एक आयरन का, आयरन के नीचे रुदेनियम होता है, फिर होता है ओस्मियम, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया जो रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ध्यान रखना बच्चे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसी जो रोडियम है और जो इरिडियम है वो भी बच्चे कैसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जो ये 4D और 5D सीरीज वाले होते हैं ना, 4D एंड 5D सीरीज, चलो मैं लिखवा देती हूँ नोट करके, लिखो 4D एंड 5D सीरीज, या इसको भी थोड़ा सा चेंज करो, मेंबर ऑफ, लिख लो काम आएगा, मेंबर ऑफ 4D एंड 5D सीरीज always form low spin complexes, low spin complexes। और ये बहुत मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस irrespective of the nature of ligand। जैसे एग्जाम्पल रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, है ना, और कौन सा हो गया आपका रुदेनियम हो गया, और आपका पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। वैसे तो इनसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस जो मैंने पॉइंट लिखवा है ना, मेंबर ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। तो ये चीज ध्यान रखना और ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। रख लोगे ध्यान, बोलो यस मैम। चलो उसके बाद था ये वाला पॉइंट हो गया ना। चलो उसके बाद आओ ये वाला ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। अगर सेम सीरीज के, हाँ तो वही तो बता दो ना बच्चे, अगर सेम सीरीज के हुए तो आयरन, रुदेनियम और ओस्मियम, तो रुदेनियम और ओस्मियम लो स्पिन बनाएगा। आयरन का डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो भैया लो स्पिन बनाएगा, वीक लगा हुआ है तो हाई स्पिन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चे ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या ज्योमेट्री भी डिपेंड करती है क्या? बिल्कुल हाँ डिपेंड करती है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेल्टा टी में बच्चे क्या होती है, स्प्लिटिंग कितनी होती है, 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। और डेल्टा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 ही लिगेंड होते हैं, तो अगर आपके पास मान लो एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई आपसे पूछे दोनों में से CFSC किसकी ज्यादा होगी बच्चे, तो किसकी ज्यादा होगी बेटा बताओ, ऑक्टाहेड्रल की या टेट्राहेड्रल की? ऑक्टाहेड्रल की। क्यों? क्यों बच्चे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी जो होता है 4/9 ऑफ डेल नोट होता है, क्योंकि 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग कम होती है, और स्प्लिटिंग कम होगी तो CFSC भी कम होगी। जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, जिसकी वजह से एज कंपेयर टू, ध्यान तो सुन लो, एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन मिला तो ध्यान रखना आपको लिगेंड और मेटल जो है सेम ही देगा एग्जामिनर, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है। क्योंकि अगर उसने लिगेंड चेंज कर दिए ना तो फिर लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर जाएगा। तो अगर उसको ऐसा क्वेश्चन देना होगा तो वो मेटल और लिगेंड सेम देगा, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि किसकी CFSC ज्यादा होगी। ठीक है जी, बोलो। आपने डेल्टा टी जो Yes, लिखा है ma'am. टेट्राहेड्रल के लिए है ना? हाँ हाँ हाँ, डेल्टा टी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके मैम। और डेल्टा ओ भी लिख देती हूँ, क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
splitting in octahedral complexes. In octahedral complexes. ठीक है, अच्छा नेचर ऑफ लिगेंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ ज्यादा होगा और वो लो स्पिन बनता है ना. और अगर जो वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चे, उसमें क्या होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू कम होगी और वो हाई स्पिन होगा. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो अगर क्वेश्चन आता है और आपको क्या मेटल अगर सेम है, लिगेंड अलग है, तो आप चेक कर लेना. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा उसकी एनर्जी कम होगी. और ऐसे तो असाइनमेंट में आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन है, अगर किसी ने देखे हैं तो. ठीक है, तो ठीक है, तो मैं एक बार फिर से वो करवा देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ क्या क्या बताया मैंने. देखो बच्चे, जो डेल्टा ओ है ना उस पे, हाँ टेट्राहेड्रल में तो बच्चे हमेशा हाई स्पिन ही बनता है, हमेशा हाई स्पिन ही बनता है, उसके नहीं आते हैं. देखो मैंने क्या लिखा है आशुतोष बेटा, मैंने वो देखो क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नोट, है ना. तो मैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ. पहला मैंने क्या बताया बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट CFSC उसकी ज्यादा. सेकंड मैंने बताया बच्चे मेटल आयन का नेचर क्या होगा, मतलब अगर लिगेंड सेम है मेटल अलग है तो आप देखेंगे वो मेटल कौन सी सीरीज का है. अगर वो 5D सीरीज का है तो वो ज्यादा डिफ्यूज होगा एनवायरनमेंट में, ज्यादा एक्सपेंड होगा, तो उस केस में लिगेंड जो है उस केस में ज्यादा अच्छे से जल्दी से अप्रोच करेगा, तो CFSC उसमें ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर है वो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चाहे उसके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग लगा हो चाहे वीक लगा हो. ठीक है जी. उसके बाद मैंने बताया कि ज्योमेट्री भी डिसाइड करती है, तो हाँ ज्योमेट्री भी डिसाइड करती है. टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में CFSC कम आएगी और आपके ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSC ज्यादा आएगी. नेचर ऑफ लिगेंड हमने ऑलरेडी देख लिया था. नेचर ऑफ लिगेंड में क्या था बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ ज्यादा आएगा और लो स्पिन होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा ओ कम आएगा और हाई स्पिन. ठीक है, ओके. अच्छा वैसे लिमिटेशंस आप देख लो क्या बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं. देखो लिमिटेशन ना इसकी दो ही है, इसने दो ही पोस्टुलेट दिए, उसी की दो ही लिमिटेशन बता दी. पहली लिमिटेशन तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये है बच्चे, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि जो मेटल लिगेंड के बीच ना कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रखी, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि 100% आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहा होगा, है ना. हम बोलते हैं ना ही कोई कंपाउंड 100% आयनिक होता है, ना ही कोवेलेंट होता है. तो ये एक इसकी छोटी सी लिमिटेशन थी. दूसरी बच्चे इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने क्या बोला था, मैं अगर आपको वो बताऊं पोस्टुलेट जो मैंने आपको बताए थे, एक सेकेंड को, मैंने आपको बताया था बच्चे जो लिगेंड है वो कंसिडर किए हैं एज ए पॉइंट चार्ज. मतलब इन्होंने कहा था जो नेगेटिवली चार्ज है ना वही लिगेंड होंगे, जबकि हमें ये पता है जो ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, मतलब अगर इन्होंने लिगेंड को बोला है पॉइंट चार्ज है, तो इट मींस ये वाले जो लिगेंड है वो तो ज्यादा स्प्लिटिंग करने चाहिए थे. बोलो हाँ या ना. अगर इन्होंने बोला भैया कि लिगेंड पॉइंट चार्ज है यानी कि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये तो इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ज्यादा स्प्लिटिंग करने चाहिए थे. लेकिन हमें पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये तो बहुत पीछे आते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत पीछे आते हैं. आगे कौन से आते हैं आपके CO न्यूट्रल वाले लिगेंड्स आते हैं. तो एक ये भी इसकी लिमिटेशन थी, बहुत ज्यादा लिमिटेशन तो नहीं है, बस ये दो ही लिमिटेशन थी. लेकिन CFT काफी बेटर थी आपने उससे क्या बोलते हैं VBT से. ठीक है, तो इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे, आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, है ना, आपको बताना होगा CFSC क्या होगी, किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना. फैक्टर पे आते हैं क्वेश्चन, आपसे ये पूछ सकते हैं बताओ भैया 4-5 कॉम्प्लेक्स दे दिए और आपसे पूछेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके हैं, और आपको वो मेंशन करके देंगे कि आपको हाई स्पिन बताना है या लो स्पिन बताना है. और मैंने आपको कहा था चाहे आपके पास D1 हो, D2 हो, D3 हो या D8, 9, 10 हो, उसमें डिपेंड नहीं करता है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है.
इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो होती है वो सेम रहती है। सिर्फ डिफरेंस किस में आता है बच्चे, 4 में, 5 में, 6 में और 7 में, उसमें जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, समझे इस बात को? कुछ ऐसी चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? क्योंकि हमारा वैसे ऑलरेडी हो चुका है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कलर वाला कौन सा आशुतोष बेटा, जो मैंने ये विबग्योर बताया था क्या, वो पूछ रहे हो क्या? अच्छा हाँ, बताती हूँ मैं एक बार। ये देखो, आपको क्या देखना है बच्चे, आप ये ना ध्यान रखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स सपोज आशुतोष वॉयलेट वाला एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। अगर वो ब्लू कर रहा है तो ऑरेंज कलर करेगा, और अगर रेड कर रहा है तो भैया ग्रीन कलर का करेगा। ठीक है, तो आपको ना ध्यान रखना है, जो कलर एब्जॉर्ब किया, मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, वाटर वाला कॉम्प्लेक्स है, इसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया। इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया बच्चे, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया और ब्लू कलर ट्रांसमिट किया। तो अगर आपको इन तीनों को एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है और आपको पेपर में दे रखा है कि भैया इसने ये कलर एब्जॉर्ब किया और ये ट्रांसमिट किया, तो आप ट्रांसमिट वाले कलर को नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे आशुतोष की उस कॉम्प्लेक्स ने कलर कौन सा एब्जॉर्ब किया है। जो कलर एब्जॉर्ब किया है आपको देखना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी का ऑर्डर लगाएं। ठीक है, तो आपको कलर एब्जॉर्ब देखना है, ना कि कलर ट्रांसमिट देखना है। तो हम क्या करते हैं ना, अब क्योंकि हमारे पास आधा घंटा है तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े बहुत। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, तब तक मैं क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ। एक्चुअली मुझे लगा था ये काफी देर का है, बट ये तो जल्दी खत्म हो गया, अच्छी बात है। चलो इसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाँ बच्चे, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, वो ये थी बेटा, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, जब हम वो कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, आयुपेक नेमिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको ना एक इसका नाम बताया था, Fe4 FeCN6 ऐसा कुछ बताया था, याद है क्या? किसी को याद है? हाँ बच्चा पार्टी, याद है क्या? अरे बोल दो भाई, भूल गए क्या आयुपेक नेमिंग? Yes, ma'am. क्या नाम था इसका? हेक्सासाइनो, ओ सॉरी, पहले आयरन आएगा, आयरन 3 Iron लिखा हुआ 3 था। hexacyanidopherate 2. हाँ ये था ना इसका। Yes, ma'am. और हमने कुछ इसमें, मैंने कहा था कुछ दिक्कत है इसमें, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ना 3 कर लेना, ऐसा कुछ बोला था आई थिंक मैंने, तो उसको करेक्ट कर लेना बच्चे, वो हाँ, 3 नहीं होगा, उसको 3 मत करना, उसको 4 ही रहने देना। एक्चुअल में क्या था, वो यहाँ पे 3 आएगा, इसको ठीक कर लेना, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये 4 आयरन है ना, 4 आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इसकी है 4-। ठीक है, तब जाके इनका चार्ज क्या होगा बच्चे, बैलेंस होगा, यहाँ पे +12 का, यहाँ पे -12 का। तो ये वाली चीज उसमें मिसिंग थी, 3 वाली, इसको ऐड कर लेना। अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना इस वाली आयरन का, तो वो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा गया था। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, फेरी फेरोसाइनाइड होता है। क्या होता है, फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी नाम क्यों आया बच्चे, क्योंकि जो ये वाला आयरन है वो +3 में है। ठीक है, इसमें हम इसको देखते हैं, क्योंकि आपको पता है जो +3 में होता है उसको हम बोलते हैं फेरिक, और जो +2 में होता है बच्चे उसको हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, ऐसे ही Cu+ में जो होता है उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। ये पूछ लेते हैं कई बार, मतलब पेपर में तो नहीं पूछते हैं, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। और ये होता है क्यूप्रिक, मतलब बेसिकली जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसको हम बोल देते हैं IC लगा देते हैं, और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हम बोल देते हैं OUS लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला करेक्ट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है बच्चे, किसमें अंकुश, किसमें बच्चे अंकुश? मैम आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया ना, ये फेरिक फेरस वाला। यस मैम, यस मैम। कुछ नहीं करना, अगर अंकुश तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो पीछे IC लगा देना, अगर कम है तो OUS लगा देना, खत्म। जैसे देखो, ओके मैम। +3 है तो फेरिक, +2 है तो फेरस, +2 ज्यादा है +1 से तो क्यूप्रिक, प्लस है तो क्यूप्रस, बस खत्म।
और इसका नाम जो इसका कलर होता है बच्चे, वो कैसा कलर होता है? फेरिफेरोसेनाइड का प्रशियन ब्लू कलर होता है। लिख लेना, प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, ये बताना रह गया था, तो ये हो गया। इसके अलावा तो आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, तुम भी देख लो भैया, कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा और क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। बाकी मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा करवा दिया। अब एक काम करते हैं, हम आधा घंटा ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट 8:30 पे छोड़ दूंगी। तो जल्दी से एक काम करो बच्चे, अपनी ना नोटबुक निकाल लो, अपनी नोटबुक निकाल लो। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। रेडी हो? रेडी हो क्या, ये तो बता दो। 45 स्टूडेंट्स आज तो। एक बार चैट बॉक्स में ही कर दो, चैट बॉक्स में ही लिख दो। मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो। चैट Yes, बॉक्स में ma'am. लिख दो। चलो, अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, ट्राई करना पहले खुद, अदरवाइज मैं करवाती हूँ। अभी मैं कौन से क्वेश्चन ले रही हूँ बच्चे? वो वाले क्वेश्चन ले रही हूँ जो आपके 2021 में आए थे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है बच्चे, COCN अच्छा ये बताना सच्ची, ये चैप्टर कैसा लगा तुम्हें? इजी है या थोड़ा डिफिकल्ट है? बता दो। मॉडरेट। मॉडरेट। डिफिकल्ट है? नो मैम, फिर मॉडरेट। यस मैम। हाँ ये बोल, इजी तो मैं भी नहीं बोलूंगी। अब मेरे को तो इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत पता नहीं कितने पहले पढ़ लिया और बहुत टाइम से पढ़ ही रही हो इसको, बहुत बार पढ़ लिया। तुम्हारे लिए नया नया है तो थोड़ा ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। चलो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, आपको इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। मतलब बेसिकली वो पूछना चाह रहा है आपसे, म्यू पूछना चाह रहा है। तो जल्दी से मुझे बता दो इसका म्यू कितना आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो बच्चे इसका। और मुझे चैट बॉक्स में ही बता देना। बच्चे लेफ्ट क्यों कर रहे हो भाई? क्लास थोड़ी ना ओवर हुई है। इतना टाइम लग रहा है क्या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने में? मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया। मैम 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। कैसे निकाला अंकुश? पहला स्टेप। मैम हाँ अंकुश बताओ बेटा, यस मैम। कैसे मैम निकाला? पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कितनी आई? और उसके बाद मैम +2। ठीक है, सुनते जाओ भाई सारे। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? मैम इसकी 3d7। ठीक है, तो इसको मर्जी है आपको। वैसे तो कुछ दे नहीं रखा कि CFT से करना है या VBT Yes, ma'am. से, तो आप VBT से कर सकते हैं। हाँ मैम। कैसे करोगे? 7 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। तो कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन आई थिंक बचेगा। यस मैम। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 1.8 लिख दो या 1.9 लिख दो, है ना? वैसे तो डायरेक्ट आ जाएगा √3, और √3 अगर एग्जैक्ट बोलो तो 1.73। 1.73। ठीक है, तो आप ऐसे Yes, कर ma'am. सकते हो। बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। नीट में तो आई थिंक सारे ऑप्शनल आपके MCQ ही आते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। एक्चुअली ये जेई का है जिसमें ना NAT टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये ऐसा पूछा गया था। इजी है, आपको रेंज जो मिलेगी ना वो मिलेगी 1.7 से 1.9 के बीच में मिलेगी। तो इसके बीच में जो मैथ्स का स्टूडेंट है जो इस रेंज के बीच में लिख के आएगा उसका ठीक हो जाएगा आंसर। चलो ये नेक्स्ट वाला करो।
आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं टोटल कितने होंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में। तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो कितने होंगे और उन दोनों को ऐड कर दो और मुझे आंसर बताओ कितना होगा। हाँ, बताओ बच्चा। ये वाले क्वेश्चन भी मैं अटैच कर दूंगी आपके नोट्स के साथ। करो करो, अब मुझे अंकुश नहीं बताएगा, कोई और बताएगा। बताओ बच्चे। क्वेश्चन लेने में बच्चे, क्वेश्चन करने में तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस ही बूस्टअप होता है। अगर कोई नहीं बताएगा तो अंकुश से ही पूछूंगी। बाकी तुम बताओ भाई, इजी है। कितनी बार हमने कर लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना कितना इजी है यहाँ पे। पहले तो ये बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें। 27 ऑक्सीडेशन नहीं, स्टेट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी ना मैम। तो 3d7 होगा। और क्या बोलते हैं यहाँ पे कोबाल्ट +3 होगा ना। यस मैम। d6 होगा। D6 अब देख लो कि कैसे होगा, कितना आएगा इसका आंसर। जो फर्स्ट का जो 5 आएगा और जो सेकंड का 4। फर्स्ट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। मैम फर्स्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा 3 कैसे आएगा, कैसे किया तुमने, T2GeG करके किया क्या। बताओ बेटा। पहले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले तुमने, ये तो बताओ मुझे। मैम जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3d2 से है। नहीं नहीं, हाइब्रिडाइजेशन एक मिनट बना के देख लेते हैं। हाँ तो फिर क्या होगा काजल, 8:30 पे बायो की क्लास है तो छोड़ दूंगी, अभी तो 8-7 ही हुई है। तो बच्चे एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना लो, T2GeG करके कर लो। 1 2 3। हाँ मैम 3 है पर सेकंड में 2 है। ठीक नहीं नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो बच्चे, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। देखो आप सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने तुम्हें ये बताया था, अगर तुम्हारा कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट, तो मैंने कहा था सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और वैसे भी अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब आप इसको फिल करोगे बच्चे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है इस केस में। तो भूल गए क्या तुम, कोबाल्ट +3 में मैंने तुम्हें क्या कहा था, D6 है ना, और वैसे तो अमोनिया है। अगर अमोनिया की जगह कोई और होता, मैंने कहा था याद रखना, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सारे के सारे उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हो जाएगी बच्चे तो क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी D2sp3, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैंने इसका एग्जांपल भी कराया था, तो इसमें तो 0 है। लेकिन अगर तुम इसमें बात करोगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी तुम्हारी sp3d2 होगी इस केस में। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, एक सेकेंड, एक मिनट बना के दिखाती हूँ। कोबाल्ट +2 है ना, तो मैंने कोबाल्ट +2 में क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 यही था। और यहाँ पे क्या था बच्चे, 4s था, और यहाँ पे क्या था बेटा, 4p था, है ना। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारा अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चे पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ये वाला इसमें आ जाएगा तो इसमें पहुंचा दो, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो तुम्हें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यानी कि एक येरी, एक येरी, 3 येरी, 5, और एक तुम कौन सी वाली लेते बच्चे, D वाली लेते। कौन सी वाली लेते, D वाली लेते। ध्यान से सुनना, जब तक आपको पेपर में ना लिख के दे दे कि CFT के अकॉर्डिंग बताना है, तब तक अपनी मर्जी मत चलाओ, ठीक है। अगर वो आपको दे दे CFT तो आप T2GeG करके देखोगे, अदरवाइज आप VBT के अकॉर्डिंग ही चेक करोगे सारी चीजें,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आप लिख दोगे बच्चे DsP3D। और मैंने कहा था ये तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो आपने ये पेयरिंग वाला लोचा करवाया है ना, उसको नहीं करवाना, उसको एज इट इज रख दो। क्योंकि हम पेयरिंग क्यों करवाते हैं बच्चे, ताकि हमें 2 d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाए। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग करवाने पे तो नहीं 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 आशुतोष, कुछ गड़बड़ कर लो बेटा। देखो एक बार मैं ये बता दूं फिर समझाती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो इसमें बच्चे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 0 होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। आशुतोष आप क्या गड़बड़ कर रहे हो बच्चे, देखो कोबाल्ट का क्या होता है, 27 होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो आर्गन 18 4s2 3d7, ठीक है। तो कोबाल्ट +2 में कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, s ऑर्बिटल से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 3d7 हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको VBT से देखोगे तो वहां पे क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सेप्शंस करके आपको लिखवाए थे 3-4 एग्जांपल, जिसमें से एक ये भी था, कोबाल्ट +2 वाला था, कि माना कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम पेयरिंग तभी करवाते हैं जब हमें d ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए हो। लेकिन इसने तो क्या किया, पेयरिंग करवाते ही हमें सिर्फ एक d ऑर्बिटल वैकेंट दिया। तो उसने कहा ना भैया, मैं पेयरिंग करवा के राजी नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपना ऐसे ही ठीक हूं। तो उस केस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है बच्चे, sp3d2 आ जाती है, ठीक है। आ गया, ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे, चलो ठीक है ना। ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, बहुत बुरी बात है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। एक क्वेश्चन करो, कंसीडरिंग डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, आपको बताना है द मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोहर मैग्नेटोन ऑफ RU क्या है बच्चे, रुदेनियम है, आयरन के नीचे आता है रुदेनियम, 2+ वुड बी। बताओ इसका क्या होगा आंसर, ट्राई करो बच्चा, ट्राई करो। ट्राई करो और हैंड रेज करो, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, हैंड रेज करो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, FeCN6 4 नेगेटिव, MnCN6 4 नेगेटिव, C है CONS36 3+, एंड D इज, अभी तक एक का भी हैंड रेज नहीं हुआ भाई, और अभी करवाया ये वाला मैंने क्वेश्चन, थर्ड वाला। हाँ नीता बताओ बेटा, बोलो बेटा। मैम 0 आएगा। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। कैसे किया बेटा, कैसे किया निदा? मैम हाँ 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 बोलो बोलो, सुन रही हूँ बेटा। मैम हाँ हाँ बोलो। एक सेकेंड, अपनी क्लास ही कब स्टार्ट हुई थी? मैम 7 बजे। अच्छा ऐसा है क्या, 1 मिनट रुक जाओ फिर।